ये लेक्चर है ये इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम। इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहाँ पे एक 1 और 2 मॉलिक्यूल मिलाकर एक बॉडी बनाया है। एक बॉडी के दो मॉलिक्यूल हैं 1 एंड 2। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को कोई खींच के दूर कर दिया, एक दूसरे से जुदा कर दिया। तो 2 नंबर देखिए यहाँ आ गया, 1 नंबर यहाँ आ गया, दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ गया है। तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अब बोलेंगे कि जहाँ थे वहीं आ जाते हैं, पुनः वहीं आने के लिए ये ट्राई करते हैं। क्योंकि पहले से जहाँ पे थे वहाँ ऑब्वियसली वो स्टेबल होंगे, तभी तो उतने दिनों से थे वहाँ। अब कोई आके इन दोनों को जुदा कर दिया तो वो वापस रीस्टोरिंग फोर्स ये लगाने लगेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस प्रॉपर्टी को मटेरियल में ये जो प्रॉपर्टी है कि उनको कोई जुदा करेगा तो वो वापस आने के लिए फोर्स लगाने लगेंगे, इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी बोला जाता है। अब ये इलास्टिसिटी रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है? तो आप जिस बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो फोर्स हटाने के बाद वापस अपने शेप को रीगेन कर ले। अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो गया तो वो रिजिड बॉडी नहीं। जैसे ये बॉडी था और इस पर आप फोर्स लगाया और देखिए ऐसे टेढ़ा हो गया ये, तो ये रिजिड बॉडी इसका नाम हो गया, रिजिड बॉडी। और इस पर फोर्स लगाए मतलब ये टेढ़ा नहीं हुआ इसलिए ये रिजिड बॉडी है। अब ये ऐसे डिफॉर्म हो गया तो ये नॉन रिजिड बॉडी है। डिफॉर्म मतलब ड्यूरिंग मोशन उसके दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की दूरी चेंज अगर कर जाए तो हम बोलेंगे कि ये भाई रिजिड नहीं है, क्योंकि चेंज हो गया इसके दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी। अब वो क्यों रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है रीगेन करने के लिए, और लगाता है रीस्टोरिंग फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में इलास्टिसिटी है या उस मैटर में इलास्टिसिटी है। तो क्यों इलास्टिसिटी शो करता है कोई भी मटेरियल? तो उसके दो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बने हुए रहते हैं उसको स्प्रिंग से यहाँ दिखाया गया है कि ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है और ये सब एक एक कॉर्नर पे एक एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर यहाँ पे 1 और 2 को कोई एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेगा तो ये स्प्रिंग वापस रीगेन करना चाहेगा। वैसा ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लगता है। तो ये एक स्प्रिंग मॉडल से आप समझ सकते हैं कि क्यों किसी मटेरियल को खींचने पे या दबाने पे, ये समझिए मटेरियल ही है, खींचने या दबाने पे वो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों एक्सर्ट करता है, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ वाले स्प्रिंग के जैसा रिलैक्स है बॉन्ड बना के आपस में। उस बॉन्ड के बीच कोई दूरी चेंज करेगा, कम करेगा तो वो वापस आने के लिए कोशिश करेगा, और बढ़ाएगा लेंथ तो भी वापस आने के लिए वो कोशिश करेगा। ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक जो 100% रीगेन कर ले, क्वार्ज होता है परफेक्टली इलास्टिक, लगभग इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक के करीब सबसे ज़्यादा कौन होता है? क्वार्ज। प्लास्टिक बॉडी जो रीगेन एकदम नहीं करे उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। फिर एट इक्विलिब्रियम डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। आप जो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट बन के लगाए वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, तो आपका फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है। और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वापस आने के लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स है। तो जितना मैंने पढ़ाया इसमें इस पेज में है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लें ये सारा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस। क्या है आइटम भाई? तो स्ट्रेस बोलते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो लगाता है ना रीगेन करने के लिए, दो मॉलिक्यूल के बीच जो लगता है वो फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। अब ये फोर्स अपॉन एरिया ही क्यों है, फोर्स अपॉन और कोई क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस वो प्रोपोर्शनल है दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स के, इक्वल नहीं है। एक मॉलिक्यूल को तो कोई देखा ही नहीं आज तक कि कैसा दिखता है वो, तो सिंगल मॉलिक्यूल को देखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इस पर जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही अप्लाई करेगा। स्लोली उसको खींचना है, स्लोली, यानी आप जितना फोर्स अप्लाई किए हैं उसके इक्वल ये रीस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पे लगा रहा है। तो आप कितना फोर्स लगाएंगे ये तो आपको पता रहेगा, लेकिन ये तो आपने फोर्स लगाया वो है ना, या पूरे मटेरियल ने रीस्टोरिंग फोर्स लगाया वो है। मैं तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल से इंटरेस्ट है कि 1 नंबर मॉलिक्यूल ए को कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 2 नंबर बी को कितना लगा रहा है। तो एक एक मॉलिक्यूल का बहुत मुश्किल है देखना कितना फोर्स लगा रहा है। इसीलिए हम पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देख लेते हैं कि अच्छा ए एरिया पे एफ फोर्स लगा था, ए एरिया पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन पे कुल मिला के एफ फोर्स लगा है, तो यूनिट एरिया पे कितना लगा होगा F/A। इससे आइडिया मिल जाएगा
कि पर, ये भी पर मॉलिक्यूल तो नहीं मिलेगा लेकिन क्लोज टू पर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये टोटल फोर्स से तो क्लोज मिलेगा ही, क्योंकि ये टोटल फोर्स टोटल मॉलिक्यूल पे लगा था। तो पर यूनिट एरिया किए तो कम से कम बंच ऑफ मॉलिक्यूल पे फोर्स निकलेगा। ये 1 2 3 4 ABCD पे कितना लगा रहे थे ऐसा मिलेगा। लेकिन कुछ तो हमको प्रिसाइज मिला ना पहले से, एफ तो था कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितने लगा रहे हैं, और अभी मुझे ये मिल गया कि पर यूनिट मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। तो स्ट्रेस अलग से इसलिए डिफाइन किया गया ताकि हमको ये अंदाज़ा लग पाए कि दो मॉलिक्यूल के बीच आपस में कितना फोर्स है। तो ठीक है भाई, फोर्स बाय एरिया हो ही गया। तो अब क्या है, फोर्स के लिए न्यूटन लिख दीजिए और एरिया डिवाइड कर दीजिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया स्ट्रेस का। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने तरह का है भाई? तो स्ट्रेस एगो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो ठीक है भाई, कौन कौन सा हो गया ये? लॉन्गिट्यूडनल के दो हो गए, टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो टेंसाइल क्या है भैया और कंप्रेसिव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ नीचे। तो ये टेंसाइल कब है? जब स्प्रिंग लंबा हो गया है, स्प्रिंग जिसका पुराना लेंथ से वो लेंथ बढ़ गया है, अगर उस वक्त जो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन लंबे स्प्रिंग पे बढ़े हुए नेचुरल लेंथ से बढ़े हुए स्प्रिंग पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेस कोई कर दिया, नेचुरल लेंथ से इसे दबा दिया, तो दबा दिलक दबैलका स्प्रिंगवा पे जो लगलो ना वो फोर्सवा, ओकरा कहल जालो टेंसाइल के उल्टा का हो गलो बताओ? टेंसाइल के कंप्रेसिव। तो कंप्रेशन के स्टेज में जो लगता है स्प्रिंग लगाता है रीस्टोरिंग फोर्स, उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे।